नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अवधेश कुमार और आप देख रहे हैं एलजी क्लासेस यानी कि लीगल क्लासेस। आज का टॉपिक जो आप कवर करेंगे वो है सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। इससे पहले हमने जो कवर किया था वो था हाई कोर्ट्स। तो इस टॉपिक जो है ये चैप्टर नंबर है 36। इसका एम लक्ष्मीकांत इंडियन पॉलिटी की जो बुक है। और सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, यहाँ ये जो कोर्ट्स हैं या इस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन तो नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन इनकी जो हायरार्की है कोर्ट्स की वो क्या है, उससे रिलेटेड जो है वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और समझेंगे इस चैप्टर को अच्छे से। इस चैप्टर को कुल मिलाकर हम जो है 3 वीडियो में से कवर करेंगे। ये जो पहली वीडियो होगी उसमें हम देखेंगे इनकी जो हायरार्कीज होती हैं उसके बारे में, ठीक है, और नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी है। और जो सेकंड वीडियो होगी उसमें लोक अदालत और एक परमानेंट जो अदालत होती है। और तीसरी में जो होगी वो फैमिली कोर्ट, यानी कि 3 वीडियो में पूरे चैप्टर को हम कवर कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो जैसे इंडिया का जो स्टेट जुडिशरी है, पहले क्या देखा, अगर हम एक इंटीग्रेटेड जुडिशरी, मतलब हमारा कोई एक अलग जुडिशरी सिस्टम नहीं है कि सेंटर का अलग हो और स्टेट का अलग हो। हमारे यहाँ एक है कि सबसे टॉप पर है सुप्रीम कोर्ट, और उसके बिलो में अगर बात करें तो स्टेट्स पर हाई कोर्ट्स होते हैं और उनके अंडर क्या है, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं। तो स्टेट की जुडिशरी में कौन कौन होता है कि देखो, हाई कोर्ट और हायरार्की है सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। अब इन सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स में कौन कौन से कोर्ट्स आते हैं उसको हम नेक्स्ट जो आगे वीडियो है उसमें देखेंगे। और इन्हीं को सबऑर्डिनेट कोर्ट्स किस नाम से जाना जाता है, लोअर कोर्ट्स में, ठीक है। तो जो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स होते हैं इनको इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि ये जो हाई कोर्ट के सबऑर्डिनेट रहते हैं, मतलब उनके अधीन रहकर काम करते हैं, तो इन पर टोटल कंट्रोल जो होता है ना, वो उस स्टेट के हाई कोर्ट का होता है। इसीलिए इनको सबऑर्डिनेट कोर्ट्स कहा गया है, ठीक है। दे फंक्शंस बिलो अंडर द हाई कोर्ट एट डिस्ट्रिक्ट एंड लोअर लेवल्स, यानी कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स है और उसके नीचे जो भी मुंसिफीस होती हैं या जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास जो होते हैं, वो सब किसके अंडर में आते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सीधे किसके अंडर में आता है, हाई कोर्ट के। तो इस तरीके से एक हायरार्की जो हमारे यहाँ कोर्ट्स की बनी हुई है। अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस की बात करें कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ इनका वर्णन किया गया है, तो पार्ट नंबर जो 6 है, पार्ट नंबर 6 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के बारे में बताता है। और आर्टिकल नंबर 233 से लेकर 237 तक, ये 5 आर्टिकल्स है जो सबऑर्डिनेट कोर्ट का कैसे गठन किया जाएगा, कौन उनको रेगुलेट करेगा, क्या मैकेनिज्म होगी, क्या उनका गठन कैसे किया जाएगा, ठीक है। और उनकी इंडिपेंडेंसी के बारे में बताता है, कैसे वो एक निष्पक्ष बिल्कुल बिना किसी दबाव के वो अपना जो काम करेंगे। तो पहले अगर हम बात करें कि अपॉइंटमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज, यानी कि जो डिस्ट्रिक्ट के जज होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है, तो आर्टिकल नंबर 233 है, आर्टिकल नंबर 233, 233 जो है वो बताता है, किसके बारे में बताता है कि जो डिस्ट्रिक्ट जज हैं उनकी अपॉइंटमेंट कैसे, उनकी नियुक्ति की जाएगी, पोस्टिंग उनकी कौन करवाएगा, और प्रमोशन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट जज इन ए स्टेट आर मेड बाय द गवर्नर। यानी कि देखो यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन की टॉपिक है, वर्ड है गवर्नर। यानी कि स्टेट जो डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट जज से रिलेटेड उनकी नियुक्ति कैसे की जाएगी, पोस्टिंग प्रमोशन सब कौन करता है, गवर्नर करता है। लेकिन गवर्नर किसे कंसल्टेशन पर करता है, हाई कोर्ट के। यानी कि जब तक हाई कोर्ट अपना कोई भी एक निर्णय नहीं दे देता तब तक गवर्नर जो है इससे संबंध में कोई भी स्टेप नहीं लेता है। यानी कि गवर्नर जो भी कुछ करेगा वो हाई कोर्ट के कंसल्टेशन के बाद ही करेगा। अ पर्सन टू बी अपॉइंटेड, यानी कोई भी व्यक्ति अगर एक डिस्ट्रिक्ट जज के तौर पर अपॉइंटमेंट किया जाता है उसका, या डिस्ट्रिक्ट जज बनता है, तो उसके लिए कुछ क्वालिफिकेशंस बताई गई हैं। और वो क्वालिफिकेशंस कौन सी, पहली बात तो ये कि ही शुड नॉट ऑलरेडी बी इन द सर्विस ऑफ द सेंटर एंड द स्टेट गवर्नमेंट। यानी कि पहली बात तो यही है कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार इन दोनों में से किसी के भी अधीन सेवा में नहीं हो, मतलब इन दोनों की जो सर्विसेज है उसमें जुड़ा हुआ वो नहीं हो। दूसरी क्राइटेरिया क्या है कि ही शुड हैव बीन एडवोकेट या प्लीडर फॉर 7 years। जैसे हमने देखो हाई कोर्ट में क्या देखा था कि हाई कोर्ट के जज को बनने के लिए 10 साल एडवोकेट के तौर पर कोई व्यक्ति 10 साल वकील रहा हो, ठीक है, ये प्रोविजन तक देखा था। लेकिन अगर वही हम बात करें डिस्ट्रिक्ट जज की, तो डिस्ट्रिक्ट जज में क्या है कि 7 साल तक वो है एक वकील के तौर पर रहा हो, तभी उस व्यक्ति जो है वो एक एलिजिबल है डिस्ट्रिक्ट जज के लिए। तीसरा ऑप्शन क्या है कि ही शुड बी रिकमेंडेड बाय द हाई कोर्ट फॉर द अपॉइंटमेंट, यानी कि हाई कोर्ट के द्वारा उसको रिकमेंड किया गया। तो यहाँ पर आगे ना बात कि गवर्नर उस पर्सन को ही अपॉइंट करेंगे जो हाई कोर्ट रिकमेंड करेगा। यानी कि जो भी निर्णय लिए जाते हैं जुडिशियरी से, जज जुडिशरी से रिलेटेड, वो कौन लेता है, हाई कोर्ट। नेक्स्ट है अपॉइंटमेंट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट जज, यानी कि जो डिस्ट्रिक्ट जज है उसकी नियुक्ति कौन करता है, तो डिस्ट्रिक्ट जज की आर्टिकल नंबर 234। देखो अभी हमने देखो दो चीज पढ़ी थी, अभी ऊपर ही पढ़ा है कि अपॉइंटमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज, और नीचे ही पढ़ रहे हैं हम अपॉइंटमेंट ऑफ
डिस्ट्रिक्ट जज, एक मिनट, यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट जज नहीं होगा, कंट्रोल ओवर दिस, यहाँ पर अदर जजेस, यहाँ पर ये मिसप्रिंट है, यहाँ डिस्ट्रिक्ट जज नहीं है, यहाँ पर है जो डिस्ट्रिक्ट पे अदर जजेस होते हैं उनकी अपॉइंटमेंट कौन करता है, और जिनके बारे में आर्टिकल नंबर 234 बताता है, यानी कि 233 जो बताता है केवल डिस्ट्रिक्ट जज के बारे में बताता है, और 234 जो अदर जज के बारे में बताता है कि अपॉइंटमेंट किया जाएगा अदर देन दी डिस्ट्रिक्ट जज, यानी कि डिस्ट्रिक्ट जज से अन्य किसी व्यक्ति का अगर अपॉइंटमेंट किया जाता है जुडिशियल सर्विस में, तो वो गवर्नर के द्वारा किया जाएगा, और किसकी कंसल्टेशन पर, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन एंड विद द हाई कोर्ट, यानी कि राज्य की जो लोक सेवा होती है उस लोक सेवा आयोग और हाई कोर्ट दोनों की कंसल्टेशन के बाद, यानी कि जो भी पर्सन डिस्ट्रिक्ट जज से अलग जो जज अपॉइंट किए जाते हैं वो किसकी सर्विस से आते हैं, पीसीएस जो जे होता है उसके थ्रू वो आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कंट्रोल ओवर द सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, यानी कि जो कोर्ट्स है, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स है, इन पर किसका कंट्रोल होगा, तो यहाँ पर है आर्टिकल नंबर 235, आर्टिकल नंबर 235 जो कि किसके बारे में बताता है, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के बारे में बताता है। द कंट्रोल ओवर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड अदर सबऑर्डिनेट कोर्ट्स इंक्लूडिंग द पोस्टिंग, प्रमोशन एंड लीव ऑफ पर्सन बिलोंगिंग टू द जुडिशियल सर्विस ऑफ अ स्टेट एंड होल्डिंग एनी पोस्ट इंफीरियर टू द अदर वेस्ट, मतलब यहाँ पर कह रहे हैं कि कि सबऑर्डिनेट कोर्ट्स का के संबंध में, जो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स पे जो जज वगैरह अपॉइंट किए जाते हैं उनकी पोस्टिंग है, प्रमोशन है, छुट्टी वगैरह है, इन चीजों सभी चीजों से संबंध में जो भी एक निर्णय लिया जाएगा वो किसके द्वारा लिया जाएगा, हाई कोर्ट के द्वारा। फोर्थ है इंटरप्रिटेशन, ये बताता है आर्टिकल नंबर 236 किसके इंटरप्रिटेशन के बारे में, यानी कि कुछ चीजें बताई गई हैं, स्पष्ट की गई हैं, जैसे डिस्ट्रिक्ट जज से मतलब क्या होता है, तो डिस्ट्रिक्ट जज का मतलब है इसमें सभी जज आ जाते हैं, जैसे कि अगर कोई सिटी सिविल जज है वो भी डिस्ट्रिक्ट जज की कैटेगरी में आ जाता है डेफिनेशन में, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज है वो भी डिस्ट्रिक्ट जज की डेफिनेशन में आता है। तो यहाँ पर ये ब्रॉड तरीके से बताया गया है कि डिस्ट्रिक्ट जज में कौन कौन आता है, जैसे कि ज्वाइंट डिस्ट्रिक्ट जज हैं, असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट जज हैं, चीफ जज हैं ऑफ द स्मॉल कॉस्ट कोर्ट, चीफ प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट होते हैं, एडिशनल चीफ प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट, सेशन जज, एडिशनल सेशन जज और असिस्टेंट सेशन जज, ये सब किस में आते हैं, डिस्ट्रिक्ट जज की डेफिनेशन में। जबकि हम जुडिशियल सर्विस की बात करें, यानी कि जो भी हम टर्म देखी थी जुडिशियल सर्विस, और उससे संबंधित कोई भी व्यक्ति, यानी कि जो अदर जजेस की अपॉइंटमेंट किया था वो जो स्टेट की पब्लिक सर्विस कमीशन होती है और हाई कोर्ट के कंसल्टेशन से किया जाता है, तो जो कंडक्ट कराती है जुडिशियल सर्विसेज कमीशन, तो उसमें ये टर्म बताई गई है, इसका मतलब है कि ऐसा कोई पर्सन जो सर्विस कर चुका हो इससे, ठीक है, मतलब इस सर्विस में जुड़ा हुआ हो, वो फिल कर सकता है द पोस्ट ऑफ ए डिस्ट्रिक्ट जज एंड अदर सिविल पोस्ट इन्फीरियर टू द पोस्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट जज, यानी यहाँ क्लियर कहा गया है कि डिस्ट्रिक्ट जज से जो नीचे की है, मतलब उनसे हटके और भी जो पोस्ट हैं उनके लिए वो एलिजिबल हो सकता है। नेक्स्ट है फिफ्थ पॉइंट है एप्लीकेशन ऑफ द एबव प्रोविजंस ऑफ द टू द सेंटर मजिस्ट्रेट, इसके बारे में जो आर्टिकल नंबर बताता है 237, यानी कि अन्य जो मजिस्ट्रेट होते हैं उनके बारे में क्या प्रोविजंस है, तो इसके बारे में क्या है कि गवर्नर जो है वो समय समय पर निर्देश देते हैं, जो भी अभी हमने ऊपर पर्सन देखे थे स्टेट की जुडिशियल सर्विस से हैं, वुड अप्लाई टू एनी क्लास और क्लास ऑफ द मजिस्ट्रेट इन द स्टेट, यानी कि जो भी पर्सन जो डिस्ट्रिक्ट जज से नीचे की जो हमें जज के तौर पर देखें तो वो किसके थ्रू आते हैं, स्टेट की जुडिशियल सर्विस के थ्रू, और स्टेट की जुडिशियल सर्विस से रिलेटेड यदि कोई भी स्टेप लेना है, कोई भी एक डायरेक्शन अगर जारी करनी है, तो वो सब कौन करता है, गवर्नर। तो यहाँ पर ये क्लियर कहा जाता है कि गवर्नर और जो हाई कोर्ट है इसके संबंध में जो स्टेप लेते हैं। अब देखो यहाँ पर जो स्ट्रक्चर दिया हुआ है, ये स्ट्रक्चर बिल्कुल जो एक हायरार्की बनी हुई है हमारे यहाँ कोर्ट्स के डिस्ट्रिक्ट से नीचे, उसको बिल्कुल क्लियर करता है, और इसको आपको अपने माइंड में बिल्कुल एकदम बैठा लेना है इस जो मैप को, इस डायग्राम को, क्योंकि पेपर में क्या है कि कभी कभी जब प्री पूछा जाता है तो उसमें जैसे ये सिविल साइड है, ठीक है, तो इसके अंडर कौन रहता है, सिविल साइड में सबऑर्डिनेट डिस्ट्रिक्ट जज होती है, सबऑर्डिनेट जज कोड होती है, तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा के पूछ लेगा कि भाई यहाँ पर कौन सी कोड आती है और इसके नीचे जो अंडर कौन सी कोड होती है, तो वो मुंसिफी कोड जो होती है वो सबसे नीचे होती है, उससे ऊपर होती है सबऑर्डिनेट जज कोड। तो देखो एक बार देखते हैं स्ट्रक्चर क्या है इसका। अब कैसे स्ट्रक्चर है, ज्यूरिडिक्शन क्या है इसका, ठीक है, उन सभी क्या नोमेनक्लेचर है सबऑर्डिनेट जुडिशरी का, वो सब बताया गया है स्टेट में। दे आर डिफरेंटली सिलेक्टेड फ्रॉम स्टेट में, यानी कि ये जो स्ट्रक्चर है वो हर स्टेट में अलग हो सकता है, लेकिन अगर हम बात करें तो हमारे यहाँ ये दो सिस्टम तो है ही है, एक तो सिविल और क्रिमिनल कोर्ट्स तो हैं ही बिलो दी हाई कोर्ट, यानी कि हाई कोर्ट के अंडर सिविल और क्रिमिनल कोर्ट तो होना जरूरी है, ये सभी में सेम होंगे, उसके नीचे की साइड जो है अलग हो सकती है, ठीक है। तो डिस्ट्रिक्ट जज जो होती है क्या है कि एक हाईएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी है, भाई
हाई कोर्ट के अंडर नीचे कौन आता है, डिस्ट्रिक्ट, और डिस्ट्रिक्ट को दो भागों में बांटा गया, एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और एक सेशन कोर्ट। अभी हम इन दोनों को क्लियर करेंगे वर्ड कि डिस्ट्रिक्ट जो जज, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट क्या होती है, सेशन कोर्ट क्या होती है। डिस्ट्रिक्ट जज जो होते हैं वो एक हाईएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी होती है डिस्ट्रिक्ट में। उसके पास क्या क्या पावर होती है, ओरिजिनल और अपील जुडिक्शन इन बोथ दी सिविल एज वेल एज क्रिमिनल मैटर्स, यानी कि क्रिमिनल हो चाहे सिविल मैटर हो, दोनों में ओरिजिनल और अपील के माध्यम से भी उनमें सुनवाई की जा सकती है। जैसे कि हमने सुप्रीम कोर्ट में देखा था, हाई कोर्ट में देखा था कि उनकी एक अपनी एक पावर्स में देखा है तो ओरिजिनल और अपील जुडिक्शन होती है, और उनमें मैंने क्लियर किया था कि अपील जुडिक्शन का मतलब क्या है और ओरिजिनल जुडिक्शन का मतलब क्या है। तो जिस किसी ने अगर ये चीज़ नहीं देखी है या समझ में जिस किसी को अब नहीं आ रहा तो वो लास्ट वीडियो है उसे एक बार देख सकते हो। अन्य शब्दों में कहें तो डिस्ट्रिक्ट जज होता है, इसी को ही सेशन, डिस्ट्रिक्ट जज को क्या कहते हैं, सेशन जज। When he deals with the civil cases, he is known as the district judge, and when he hears the criminal cases, he is called as session judge। यानी कि जब कभी भी क्रिमिनल केस यानी आपराधिक मामलों की जो सुनवाई करता है तब उसको क्या कहा जाता है, सेशन कोर्ट, सत्र जज जो कहा जाता है। आपने देखा भी होगा कि वहाँ पर जो बोर्ड होता है उस पर लिखा हुआ होता है जिला एवं सत्र न्यायालय, न्यायालय, सही है, सत्र न्यायालय। तो इसमें क्या है कि जब कभी भी सिविल मैटर्स की जो सुनवाई होती है तब उसको क्या कहा जाता है, डिस्ट्रिक्ट जज, और जब क्रिमिनल मैटर सुनवाई करता है तो सेशन जज। अब डिस्ट्रिक्ट जज जो है एक्सरसाइज दोनों तरीके की, अब जो डिस्ट्रिक्ट जज होते हैं वो जुडिशरी भी करते हैं, जुडिशियल पावर भी और एडमिनिस्ट्रेटिव पावर भी, यानी कि अगर जहाँ कहीं भी अगर उन्हें दिखता है कि भाई प्रशासन की एक लापरवाही है या प्रशासन अपने सही तौर पर काम नहीं कर रहा है, तो जो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है, प्रशासन को संभालने की पावर है, उसको भी यूज करते हैं। और जुडिशियल तो देखते ही हैं भाई, वो जो भी मैटर्स है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन नहीं कर पा रहे या कोई भी जो है विधि के अगर अगेंस्ट में जाकर काम करता है तो उसको दंड देने का काम किसका है, कोर्ट का। तो ही ऑल्सो सुपरवाइज की पावर ओवरऑल सबऑर्डिनेट कोर्ट्स इन डिस्ट्रिक्ट, यानी कि एक डिस्ट्रिक्ट में जो भी कोर्ट्स होते हैं उनका सुपरवाइज कौन करता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। उनकी सब देख रेख जो है कैसे काम काज है वो सब किसके अंडर में आते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के। अपील अगेंस्ट ऑर्डर जजमेंट लाइट होती है, यानी कि अगर कोई भी अपील की जाती है किसके अगेंस्ट, डिस्ट्रिक्ट जज या सेशन कोर्ट के अगेंस्ट, तो किस में की जाएगी, हाई कोर्ट में। तो सेशन जज हैज द पावर ऑफ इम्पोज एनी सेंटेंस इंक्लूडिंग, यानी कि सेशन जज होते हैं उनके पावर दी गई है कि वो कब तक लाइफ इम्प्रिजनमेंट, कैपिटल पनिशमेंट, यानी किसी भी व्यक्ति को आजीवन कारावास या मृत्यु की सजा जो है वो सुना सकते हैं। अब यहाँ इनको पावर दी गई है और ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि वो सेशन कोर्ट या सेशन जज जो होते हैं, डिस्ट्रिक्ट जज जो होते हैं, उनके पास कितनी, किसी व्यक्ति को कितनी सजा दे सकते हैं। तो आजीवन कारावास और लाइफ पनिशमेंट यानी मृत्यु की सजा, फांसी। लेकिन जब कभी भी कैपिटल पनिशमेंट अगर दिया जाता है उनके द्वारा तो इसकी पुष्टि कौन करता है, हाई कोर्ट, कि वेदर देयर इज अपील और नॉट, कि उसके अगेंस्ट जो अपील की जा सकती है नहीं की जा सकती, तो इसकी जो पुष्टि है वो हाई कोर्ट करता है। अब डिस्ट्रिक्ट जज और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और सेशन कोर्ट के नीचे जो सबऑर्डिनेट कोर्ट होते हैं वो दोनों साइड पे होते हैं। सिविल साइड पे कोर्ट ऑफ चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑन द क्रिमिनल साइड, यानी कि आपराधिक मामलों में और सिविल मामलों में दोनों में अलग अलग जो है वो जज द्वारा दिए गए हैं। सबऑर्डिनेट जज एक्सरसाइज करते हैं पेक्यूनियरी जुडिक्शन ओवर द सिविल सूट, यानी कि वही हमने देखा था। चीफ मजिस्ट्रेट डिसाइड करते हैं क्रिमिनल मैटर्स विच आर पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट अप टू द 7 years, यानी कि 7 साल तक के जो आपराधिक मामले होते हैं उनमें दंड देने का जो प्रावधान उन्हें दिया गया है वो क्रिमिनल केसेस में है। और सबसे निचले स्तर पर कौन होते हैं, सिविल साइड पे देखें तो मुंसिफी होती है, मुंसिफी, और क्रिमिनल साइड पे देखें तो इसको होते हैं जुडिशियल मजिस्ट्रेट। ठीक है, मुंसिफी प्रोसेस लिमिट जुडिक्शन एंड डिसाइड सिविल केसेस ऑन अ स्मॉल, यानी कि वो बताया गया कि सबसे लोअर लेवल पर है। तो जो सिविल साइड में मुंसिफी जो होती है वो एक लिमिटेड ही एक केसेस की सुनवाई कर पाती है, उनको मतलब एक क्राइटेरिया फिक्स करा गया है। ठीक है, और जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो होता है वो क्रिमिनल केसेस की सुनवाई करते हैं और उनके लिए क्या है कि 3 साल तक की जो है वो सुनवाई कर सकते हैं। तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो कोर्ट होती है सबसे लोअर लेवल पे है, तो उनको पावर दी गई है कि वो जज जो है ज़्यादा से ज़्यादा 3 साल तक की सजा सुना सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज होती हैं यानी कि जिनकी आबादी 10 लाख से ऊपर है, उन शहरों में क्या आता है, एक सिटी सिविल कोर्ट होती है और वहाँ पर एक सिविल साइड पे सिविल जज होते हैं, कोर्ट ऑफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ऑन दी अदर साइड, यानी क्रिमिनल साइड में एक चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट होते हैं। और कुछ स्टेट में एंड प्रेसिडेंसी टाउन्स हैव एस्टैब्लिश्ड स्मॉल कोर्ट कोड, यानी कि उसमें बताया कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं है। कुछ स्टेट्स में पंचायत कोर्ट्स होती हैं, ट्राई सिविल, पिटी सिविल एंड क्रिमिनल केसेस, दे आर वेरियसली नोन एज न्याय पंचायत, यानी ये कुछ नहीं है। आप यहाँ पर देखो मैंने क्या बताया था स्टार्टिंग में, जो हम 3 वीडियो में कवर करेंगे तो उसमें तीनों टॉपिक कवर करेंगे इंपॉर्टेंट के। तो अभी तो सबऑर्डिनेट कोर्स,
दूसरा हमें वीडियो में लोक अदालत जो होती है, ठीक है, ADALAT, लोक अदालत के बारे में करेंगे। और फिर आती है हमारी जो फैमिली कोर्स, यही जो है वो इम्पोर्टेंट कोर्स है और इन्हीं से ज़्यादातर कोर्स जो क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। अब ये है कि इसमें जिस ग्राम कचहरी वगैरह ये सिर्फ एक बुक में तो ठीक है, लेकिन एक रियलिटी में बात करें तो ये ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट हम बात करते हैं नलसा की, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, यानी कि NLSA। NLSA अब ये क्या है? आर्टिकल 39 और 39 किसका? हमारा DPSP का, DPSP का। आर्टिकल नंबर 39 हमारे किसके बारे में बात करता है? वो इसके बारे में बात करता है कि हमारे जो सोसाइटी का एक पुअर तबका जो है, कमजोर वर्ग जो है, उनके लिए, जिनके पास पूरे संसाधन नहीं है कि वो अपनी जो आवाज़ है अपने अगेंस्ट कोर्ट कचहरी में अपनी बात रख सकें, तो उनको सपोर्ट करने के लिए फ्री लीगल एड, मतलब एक कानूनी सहायता उन्हें प्रोवाइड की जा सके, ठीक है। उसके लिए एक अथॉरिटी बनाई गई थी, उसका नाम दिया गया था नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी। जैसा कि आर्टिकल नंबर 14 है और आर्टिकल नंबर 22 हमारे संविधान में क्या बताता है? ये बताता है कि इक्वालिटी बिफोर द लॉ, यानी कानून के समक्ष सभी समान है, ठीक है। और सब समान है तो इसका मतलब क्या है कि सभी को न्याय मिलना चाहिए, चाहे वो गरीब हो अमीर हो। भाई देखो, अमीर है वो तो पैसे के बल पर अपने जो लॉयर्स वगैरह होते हैं, एडवोकेट को हायर कर लेगा, लेकिन जो व्यक्ति गरीब है उसके पास उतना पैसा नहीं है कि वो जो एक अच्छा वकील कर सके, तो उन्हीं के लिए क्या है कि एक अलग से एक ये अथॉरिटी बनाई गई थी। ये अथॉरिटी को पावर दी गई है कि वो सभी जो है वो केसेस वगैरह की उनकी तरफ से मदद करेगी। अब 1987 में लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट जो है वो पास किया था पार्लियामेंट ने, और ये कब लागू किया गया था? 1995 में। याद रखना है आपको, कब? 1995 में। और एक पूरे नेशन में एक प्रोवाइड फ्री एंड कॉम्पिटेंट लीगल सर्विस टू द वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी ऑन द बेसिस ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटी, यानी कि एक नेटवर्क तैयार किया गया। और ये एक नेटवर्क एक ऐसा नेटवर्क था कि जिसमें कि सभी जो पिछड़ा वर्ग है उनको कानूनी जो सुविधाएं हैं वो दी जा सके। और इसी के लिए एक अथॉरिटी बनाई गई थी, नलसा, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी को बनाया गया था। और किसके एक्ट के अंदर? नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987 के अंदर। अब इस अथॉरिटी का क्या काम है? ये क्या है कि ये मॉनिटर करती है कि कैसे कौन कौन जो एक पिछड़ा वर्ग है जिनको कानूनी मदद चाहिए, ठीक है, उनकी पहचान करती है। और पहचान करने के बाद क्या है कि उन्हें जितनी भी सुविधाएं जो हो सकती है वो उन्हें दी जाती है। अब एक हर एक स्टेट में, अब इसको नेटवर्क भी तैयार किया गया, वो किस हिसाब से किया गया है कि हर एक स्टेट में फिर एक स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी बनाई गई है। अब हर एक हाई कोर्ट में एक हाई कोर्ट लीगल सर्विस कमेटीज हैं बनाई गई है, ऐसे ही डिस्ट्रिक्ट पर बनाई गई है, ठीक है। तो इस तरीके से ऊपर से लेकर नीचे तक, यानी कि जो सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स में हमने देखा था, मुंसिफी कोर्ट, और क्रिमिनल साइड पे जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट होती हैं, जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट, इस छोटे लेवल पर भी ये एक अथॉरिटीज बनाई गई है, लीगल सर्विस अथॉरिटी बनाई गई है, ताकि यदि कोई व्यक्ति जो छोटे लेवल पर भी है वो उसे भी कानूनी सुविधाएं जो है वो मिल सके। अब जैसे ही सुप्रीम कोर्ट में ही बनाई गई, तो सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विस कमेटी जो बनाई गई थी ताकि एडमिनिस्टर कर सके और इम्प्लीमेंट द लीगल सर्विस प्रोग्राम इन सो फार एज रिलेटेड टू सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, यानी कि जो भारत का जो उच्च न्यायालय जो है उसमें भी इस सर्विस को जो है प्रोवाइड किया जा सके। अब नलसा क्या काम है? नलसा जो है वो पॉलिसीज बनाती है और किन किन सिद्धांतों पर गाइडलाइन तैयार करती है और फ्रेम करती है उन चीज़ों को, और बताती है कि कैसे इस स्कीम का ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो है उसकी मदद की जा सके। प्राइमरी लेवल पर तो स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी, डिस्ट्रिक्ट लेवल सर्विस अथॉरिटी, तालुका लीगल सर्विस अथॉरिटी एटसेट्रा हैव बीन आस्क्ड टू डिस्चार्ज द फॉलोइंग मेन फंक्शंस, यानी कि वो ही बताया गया है कैसे कैसे कौन काम करेगा। अब देखो इसमें बताया गया है कैसे काम करते हैं ये। टू प्रोवाइड फ्री एंड कॉम्पिटेंट लीगल सर्विस टू दी एलिजिबल पर्सन, यानी कि जो भी व्यक्ति योग्य व्यक्ति हैं या जिन लोगों को एक मदद चाहिए उनकी वो पहचान करती है। फिर क्या है कि अगर देखती है कि लोक अदालत जो लगाई जाती है, लोक अदालत इसी उद्देश्य से लगाई जाती है ताकि जो कोई भी अगर डिस्प्यूट है उसको सेटल जो है वो किया जा सके कोर्ट के बाहर, ठीक है। और इसी काम क्या है कि अथॉरिटी का, ये जो ग्रामीण क्षेत्र होते हैं उनमें एक अवेयरनेस कैंपेन वगैरह लगाते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो इसके बारे में जागरूक हो सके और जो उनको सुविधाएं जो मिलती हैं सरकार देना चाह रही है वो उसका वो फायदा उठा सके। तो ये चीजें इसमें बताई गई हैं। अब नीचे बताया गया है कि क्या क्या इस चीजों में जो सुविधाएं क्या क्या मिलती हैं। जैसे सुविधाओं में बात करें तो देखो, कोर्ट की फीस वगैरह पेमेंट या जो भी प्रोसेस फीस होती है, अदर चार्ज जो भी दिए जाते हैं, ठीक है, वो सब किसके द्वारा दी जाती है? इस अथॉरिटी के द्वारा। जो भी सर्विस जो लॉयर्स की फीस होती है वो भी दी जाती है, या जितनी भी कॉपीज वगैरह होती हैं उनमें जो पैसा खर्च होता है,
अपील वगैरह की जाती है, डॉक्यूमेंट वगैरह तैयार किए जाते हैं, ठीक है। इन सब चीज़ों में जो भी पैसा खर्च होता है वो कौन प्रोवाइड कराता है? इस अथॉरिटी। अब कौन कौन पर्सन एलिजिबल हैं इस फ्री लीगल सर्विस के लिए? तो महिलाएं, बच्चे, जो एससी और एसटी के मेंबर्स होते हैं, इंडस्ट्रियल वर्कर्स होते हैं, ठीक है। विक्टिम्स है, और विक्टिम्स किसके? यदि कोई डिजास्टर आपदा आ गई है, कोई हिंसा हुई है, या फ्लड वगैरह आ गई है, ड्रॉट सूखा पड़ गया है, भूकंप आ गया है, ठीक है, या इनकी जो पीड़ित होते हैं उनको भी इसमें मदद दी जाती है। डिसेबल्ड पर्सन होते हैं, या पर्सन जो पहले से कस्टडी में है, ठीक है, लेकिन वो पर्सन कस्टडी में है, उसकी कोई देखरेख करने वाला नहीं है, या उसकी तरफ से कोई भी एक पॉइंट रखने वाला नहीं है, तो उसे भी इस सुविधा का जो है वो लाभ दिया जाता है। अब नीचे कुछ लिमिट बताई गई है, किस किस की लिमिट है, वही व्यक्ति जो है इसमें लाभ ले सकते हैं। तो ये तो अब तक के हमने इसमें कवर किया था कि कैसे नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी जो है नलसा हमारे यहाँ वर्क करती है, ठीक है। एनएल, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, कैसे इसका काम करती है और कैसे ये पुअर सेक्शन जो होती है उनको पहचान करती है, फिर उन्हें जितनी सुविधाएं जो है वो दी जा सके वो उन तक पहुंचाती है। अब जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम कवर करेंगे लोक अदालत और परमानेंट लोक अदालत, दोनों को ही जो है वो नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे। और जो थर्ड वीडियो होगी वो मैंने बताया था, उसमें क्या है, फैमिली कोर्ट्स के बारे में कवर करेंगे। तो कुल मिलाकर 3 वीडियोस में हम इस पूरे चैप्टर को बढ़िया से कवर कर लेंगे। क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है कि लोक अदालत, या जो अभी हमने ऊपर पूछा था, अभी हमने जो कवर किया उसके बारे में, या फैमिली कोर्ट्स की बारे में, जो है केवल केवल इनकी जो डेफिनेशन पूछा जाता है, मीनिंग अंदर की जो है इनमें ज़्यादा नहीं पूछा जाता है, ठीक है, डिटेल में नहीं पूछा जाता है। केवल लोक अदालत से मतलब क्या होता है, या ये कौन से लेवल की जो डिस्प्यूट होते हैं उनको सेटल करती है, यहाँ तक कि जो है लिमिटेड क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। कैसी लगी वीडियो कमेंट में जरूर बताएं, साथ ही साथ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।